द सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड, जिसकी हिंदी ट्रांसलेटेड बुक यानी हिंदी अनुवादित बुक मन की शक्तियों को जागरूक करने की तकनीक इस नाम से है। आज हम इस बुक का 12th चैप्टर यानी 12वां अध्याय पढ़ेंगे। आप ESP का अभ्यास कर सकते हैं। क्या ESP एक वास्तविकता है? आज के सभी जानकार लोग इस बात से सहमत हैं कि वास्तव में ESP है। संभवतः आंकड़े भी यही साबित करते हैं कि यह जानकारी हमें 5 इंद्रियों से परे कहीं और से प्राप्त होती है। यह जानकारी अतीत, वर्तमान या भविष्य की भी हो सकती है और जिस स्रोत से जानकारी आ रही है वह आपके आसपास या आपसे बहुत दूर कहीं भी स्थित हो सकता है। ESP में इंद्रियों से परे जानकारी देने वाली जो शक्ति है उसके लिए समय, स्थान या फैराडे कैजेस कोई भी बाधा निर्माण नहीं कर सकते। ESP का अर्थ है एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन यानी अति संवेदात्मक अनुभूति। हालांकि मुझे यह शब्द पसंद नहीं है। ESP यानी हमारी इंद्रियों से कहीं बाहर या दूर होने वाली अनुभूति है। इसका अर्थ हमारी 5 इंद्रियों से परे किसी अन्य इंद्रियों का होना अस्वीकार करना, जबकि इसका अस्तित्व तो होता ही है, क्योंकि हम अक्सर इंद्रियों के प्रयोग के बिना भी जानकारी पा सकते हैं। इसलिए ESP में कुछ भी एक्स्ट्रा सेंसरी नहीं है। अब परसेप्शन यानी अनुभूति के बारे में समझते हैं। यह शब्द केवल उन्हीं प्रयोगों के लिए उचित हो सकता है जो ड्यूक विश्वविद्यालय में JB रायन ने किए हैं। उनके प्रयोग के दौरान कुछ जानकार लोगों ने निश्चित काट को पहचान कर इस विषय से संबंधित सारी शंकाओं का समाधान किया, क्योंकि माइंड कंट्रोल में हम किसी चीज़ का केवल अनुभव नहीं करते, बल्कि जो जानकारी हमें चाहिए उसके लिए हम सजग होते हैं और उस पर हमारा पूरा ध्यान केंद्रित होता है। इसलिए माइंड कंट्रोल में हम जिस प्रकार से कार्य करते हैं उसके लिए अनुभूति शब्द उतना अर्थपूर्ण नहीं है। इसलिए माइंड कंट्रोल में हम ESP को इफेक्टिव सेंसरी प्रोजेक्शन यानी प्रभावशाली संवेदात्मक प्रक्षेपण ऐसा कहते हैं। हालांकि ये शब्द एक से हैं, लेकिन आप इसके अर्थ को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ESP का अनुभव पाने के लिए माइंड कंट्रोल के छात्र नो कार्ड गेसिंग एक्सरसाइज यानी बिना कार्ड के अनुमान लगाने का अभ्यास करते हैं, जिसका मकसद यह देखना होता है कि लोग साइकिक है या नहीं, जबकि हम पहले से जानते हैं कि यह मानसिक शक्ति सबके भीतर पाई जाती है और इसलिए हमारा लक्ष्य इससे भी ऊंचा होता है। हम लोगों को रोज़मर्रा के जीवन की कई बातें करने के लिए इसी मानसिक शक्ति के सहयोग से प्रशिक्षित करते हैं। इस प्रशिक्षण में वे एक प्रकार के आध्यात्मिक रस का अनुभव करते हुए अपने जीवन को उस गहरे स्तर तक ले जाते हैं जहां उनका संसार पहले जैसा नहीं रहता, बल्कि पूरी तरह से बदल जाता है। इसके लिए 40 घंटों के निर्देशों और अभ्यास की ज़रूरत होती है। हम नियमित और विश्वसनीय तौर पर लोगों को उनकी मानसिक शक्ति का उपयोग करने का प्रशिक्षण देते हैं। अब तक 5 लाख से भी अधिक लोगों को यह प्रशिक्षण दिया जा चुका है। जब तक आप इस किताब की सारी तकनीकों में निपुणता हासिल करेंगे, तब तक आप ESP का अभ्यास करने के लिए तैयार हो चुके होंगे। आप मन के गहरे स्तर तक जाने के बाद भी पूरी तरह से सजग रह सकते हैं और कल्पना करते हुए उस वस्तु या घटना का जो एहसास आपकी 5 इंद्रियां आपको महसूस कराते हैं, बिल्कुल वैसा ही एहसास आप कल्पना में अनुभव करते हैं। साइकिक या मानसिक दुनिया में प्रवेश करने के यही 2 मार्ग हैं। माइंड कंट्रोल कक्षाओं में दूसरे दिन के अंत तक छात्र इस स्तर तक पहुंच जाते हैं कि वे मानसिक या साइकिक स्तर पर काम कर सकें। तीसरे दिन तक वे सही मायनों में साइकिक या मानसिक स्तर पर कार्य करने लगते हैं। इसका अर्थ है कि अब वे अपनी आंतरिक जागृति को अपने शरीर के बाहर प्रकट कर सकते हैं। काल्पनिक छवि का अभ्यास। इसकी शुरुआत वे काल्पनिक छवि के अभ्यास से करते हैं। गहरे ध्यान के बीच में कल्पना करते हैं कि वे अपने ही घर के सामने खड़े हैं। फिर वे अपने आसपास के माहौल पर बारीकी से गौर करते हुए घर में प्रवेश करते हैं।
और अपने बैठक कक्ष के दक्षिणी दीवार की ओर मुख करके खड़े हो जाते हैं। रात को जब पूरे कमरे में रोशनी छा जाती है और दिन के समय खिड़की से सूरज की किरणें कमरे के भीतर आ रही होती है, तब कमरा कैसा लगता है, इसकी वे कल्पना करते हैं। दोनों समय पर उन्हें कमरा कैसा दिखाई दिया, इसका वे बारीकी से अध्ययन करते हैं और सारी बातों को याद रखते हैं। इसके बाद वे दक्षिणी दीवार को छूते हुए कल्पना करके उस दीवार में प्रवेश करते हैं। हो सकता है कि आपको ये बातें अजीब लगे, लेकिन उन लोगों के लिए यह सब बिल्कुल स्वाभाविक होता है जो कल्पना कैसी करनी चाहिए इस विषय में गहन प्रशिक्षण पा चुके हों। दीवार के भीतर वे ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ पर वह पहले कभी नहीं गए। इस नए परिवेश का अनुभव करने के लिए वे रोशनी व गंध की मदद लेते हैं और वहाँ के तापमान को महसूस करते हैं। वे दीवार को छूते हुए उसके भीतरी हिस्सों को खटखटाते हैं और उसकी ठोस सामग्री की मजबूती का प्रशिक्षण करते हैं। इसके बाद वे दीवार से बाहर आते हैं और उसके सामने मुख करके खड़े हो जाते हैं। फिर वे दीवार के रंग को काले, नीले, हरे और लाल हिस्सों में बदल बदल कर देखते हैं और फिर उसे उसके मूल रंग में वापस ले आते हैं। इसके बाद वे एक कुर्सी उठाते हैं जो इस आयाम में बिल्कुल आभारहीन होती है। उस पर वे गौर करते हैं और फिर उसे बदलते हुए रंग के साथ देखते हैं। ऐसी ही बारीकी के साथ वे एक तरबूज, नींबू, संतरों, 3 केलों, 3 गाजरों और सलाद के पत्तों को देखते हैं। जब यह सत्र पूरा हो जाता है, तब तक सबसे पहला और अहम काम पूर्ण हो चुका होता है। अब उनके तार्किक मन को पीछे रखकर उनके काल्पनिक मन के हाथ में कंट्रोल दे दिया जाता है। इस प्रकार की अभ्यास पद्धति जिसका अभी मैंने वर्णन किया, इसमें लोगों का तार्किक मन बार बार उठकर उनसे कहता है, अब तुम यह मत कहना कि तुम किसी दीवार के अंदर हो या फिर किसी अनजानी जगह पर हो। तुम जानते हो कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इस समय तुम कक्षा में बैठे हो। लेकिन अब तक मानसिक चित्रण यानी विजुअलाइजेशन के माध्यम से मजबूत होता जा रहा काल्पनिक मन तार्किक मन की बात को अनदेखा और अनसुना कर सकता है। जब कल्पना शक्ति और ज़्यादा मजबूत हो जाती है तो हमारी मानसिक क्षमता भी तीव्र होने लगती है। इस क्षमता को धारण करने वाला हमारा कल्पनाशील मन ही होता है। अगले सत्र में हम छात्रों को स्टील, तांबा, पीतल या कांसा जैसी धातुओं के क्यूब या बेलन देते हैं जिनमें उन्हें मानसिक रूप से खुद को प्रकट करना होता है। पहले के अभ्यास में दीवार के भीतर जाकर छात्रों ने जो जो बातें की थी वही सब बातें उन्हें क्यूब या बेलन के साथ भी करनी होती है। अर्थात उन्हें कल्पना करके अपने आप को क्यूब या बेलन के भीतर देखना है और वहाँ का प्रकाश, रंग, गंध, तापमान और उसकी मजबूती का परीक्षण करना है। ये सारे अनुभव उन्हें तेज़ी से लेने हैं ताकि तार्किक बुद्धि बीच में ना आ पाए। इसी तरह यह अभ्यास साधारण वस्तुओं से लेकर अधिक जटिल चीज़ों के साथ करते हुए आगे बढ़ना होता है। अब तक छात्रों ने बेजान चीज़ों के साथ ही यह अभ्यास किया है, लेकिन अब यह अभ्यास जीवित पदार्थों के साथ भी करके देखना है। सबसे पहले वे एक फलदार वृक्ष के साथ यह अभ्यास करके देखते हैं। कल्पना करके वे इस पेड़ के भीतर जाते हैं और वहाँ की सारी बातों का अनुभव करते हैं, जैसे चारों मौसम में यह पेड़ कैसा होता है, उसका रंग कैसे बदलता है। ये सब बातें वे अपनी मन की काल्पनिक स्क्रीन पर देखते हैं। फिर वे कल्पना करके उस पेड़ के पत्ते और फलों के भीतर जाते हैं। इसके बाद उन्हें एक और बड़ा कदम उठाना होता है जिसमें वे स्वयं को किसी पालतू पशु में प्रकट करते हैं। इस कदम तक आए हुए छात्र इतने सफल हुए हैं कि अब उनमें से कुछ ही छात्रों के मन में यह सवाल आता है कि क्या मैं यह कर सकूंगा। पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने मन की काल्पनिक स्क्रीन पर वे उस पालतू पशु का बाहर से निरीक्षण करते हैं। फिर उसी आत्मविश्वास के साथ मानसिक स्तर पर वे उस पशु के खोपड़ी और मस्तिष्क में प्रवेश करते हैं। कुछ मिनटों तक उस पालतू पशु के मस्तिष्क का निरीक्षण करने के बाद वे बाहर आते हैं और पुनः उसका बाहरी शरीर का निरीक्षण करते हैं। अब इस बार उनका पूरा ध्यान उस पालतू पशु की छाती पर होता है। कल्पना करके वे उस पशु की छाती में प्रवेश करते हैं। भीतर जाकर वे उनकी पसलियों वाले हिस्से पर ध्यान देते हैं। उसकी रीढ़ की हड्डी, दिल और फेफड़ों को गौर से देखते हैं। इसके पश्चात वे बाहर आ जाते हैं। इस प्रकार के अभ्यास के बाद
अब उनके पास कई सारे संदर्भ तैयार होते हैं। इन संदर्भों के आधार पर वे अपने जीवन का चौंका देने वाला अनुभव लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रशिक्षण के चौथे दिन पर उन्हें एक जीवित इंसान के साथ यह अभ्यास करना होता है, लेकिन यह करने से पहले कुछ और बातें करनी आवश्यक होती हैं। काल्पनिक प्रयोगशाला। कल्पना करने में प्रशिक्षित माइंड कंट्रोल के छात्र ध्यान के बहुत गहरे स्तर में, कई बार थीटा अवस्था के दौरान भी, अपनी कल्पना में ही अपने लिए एक प्रयोगशाला बना लेते हैं। यह प्रयोगशाला किसी भी आकार और रंग की हो सकती है। हर छात्र अपनी इच्छा अनुसार प्रयोगशाला की कल्पना करता है। इसमें उसकी अपनी डिज़ाइन की हुई कुर्सी और टेबल होते हैं। इसकी दीवार पर उनकी पसंदीदा घड़ी होती है और साथ ही एक कैलेंडर भी होता है जिसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य की सभी तारीखें दर्ज होती हैं। दीवार के दूसरे छोर पर कई सारी फाइल्स रखने के लिए अलग अलग कैबिनेट बनाए होते हैं। इस प्रकार के अभ्यास में छात्रों को अब तक कोई दिक्कत नहीं आई और ना ही उन्हें कुछ अजीब लगा है। अगले चरण को समझने के लिए यह जान लेना ज़रूरी है कि हमारी अति इंद्रिय संवेदी मानसिक शक्ति भाषा व तर्क से कितनी दूर और छवियों व प्रतीकों के कितनी पास है। अभी यह बात इसलिए बताई जा रही है क्योंकि अगले चरण में हमें अपनी काल्पनिक प्रयोगशाला में ऐसे उपकरणों को शामिल करना है जो उन लोगों की मानसिक विषमताओं को दूर कर सके जिनका हमें अगले दिन निरीक्षण करना है। आपने आज तक किसी प्रयोगशाला में ऐसे उपकरण नहीं देखे होंगे क्योंकि ये पूरी तरह से प्रतिकारात्मक होंगे। कल्पना करें कि आपके पास एक महीन सी मानसिक छलनी है जिससे रक्त की सारी अशुद्धि छन जाती है। फिर मानसिक स्तर पर ही एक पतले से ब्रश की कल्पना करें जिसकी मदद से गठिया के मामले में जमे हुए कैल्शियम को दूर किया जा सके। इसके साथ ही तेज़ी से निरोगी बनाने वाले लोशन, अपराध बोध की भावनाओं को मिटाने के लिए विशेष प्रकार का स्नान और तनावग्रस्त इंसान का तनाव दूर करने के लिए विशेष म्यूजिक सिस्टम, ऐसी सभी बातों की कल्पना करें। ऐसे उपकरणों को हर छात्र अपने हिसाब से तैयार करता है। किसी एक छात्र के उपकरण दूसरे के उपकरणों से मेल नहीं खाते। ऐसी सारी काल्पनिक चीज़ें केवल मन के गहरे स्तर पर ही बनती है जहाँ पर सब कुछ संभव होता है। धीरे धीरे छात्रों को यह एहसास होने लगता है कि ध्यान की अवस्था में काल्पनिक उपकरणों का उपयोग करके वे अपने भीतर जो काम करने जा रहे हैं उसका नतीजा उन्हें अपनी भौतिक दुनिया में दिखाई देगा। जब कोई छात्र ऐसे उपकरणों पर कार्य शुरू करता है तो शायद उसे किसी बुद्धिमान मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है। खासकर परेशानी के समय पर एक सूक्ष्म लेकिन अकम्प आवाज़ उस छात्र की सहायता करती है। माइंड कंट्रोल का हर छात्र इस आवाज़ को पूरी तीव्रता के साथ सुनता है और उसके लिए यहाँ एक नहीं बल्कि दो आवाज़ें होती हैं। वह छात्र अपनी प्रयोगशाला में अपने लिए एक महिला और एक पुरुष, ऐसे 2 सलाहकारों को बुलाता है। ध्यान सत्र आरंभ होने से पहले ही उन सलाहकारों को बताया जाता है कि उन्हें निश्चित क्या करना है। यदि वह छात्र भी अन्य छात्रों की तरह हुआ तो उसे अच्छी तरह पता होता है कि वह अपने सलाहकारों के तौर पर किन्हें चुनना चाहेगा। संभवतः उसे अपनी कल्पना के अनुसार सलाहकार नहीं मिलता, लेकिन फिर भी वह ज़्यादा निराश नहीं होता। जैसे कि एक बार एक छात्र महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन से मिलना चाहता था, लेकिन वास्तव में उसके सामने एक जोकर के कपड़े पहने हुए एक ठिंगने कद का आदमी आया। उसकी नाक पर लाल रंग की पिंग पोंग की गेंद लगी हुई थी और उसने अपने सिर पर गोल चक्री लगी हुई एक टोपी भी पहन रखी थी। लेकिन बाद में यही जोकर उस छात्र के लिए व्यवहारिक सलाह देने वाला एक भरोसेमंद साथी साबित हुआ। एक छात्र का उदाहरण। सैम मेरिल नाम के एक छात्र ने 2 मई 1975 को न्यू टाइम्स अखबार में माइंड कंट्रोल के बारे में एक आलेख लिखा था। इस आलेख में उसने अपना अनुभव वर्णन किया था। उसने 2 सच्चे लोगों को सलाहकार के तौर पर चुना था, लेकिन सैम को यह महसूस हुआ कि उन दोनों सलाहकारों का रवैया उनके सच्चे रूप से कहीं अलग था। सैम ने अगली प्रयोगशाला पनडुब्बी नॉटिलस में लिखा। रेशमी कमीज और छोटी पैंट पहने एक इंसान चैम्बर से बाहर आया। वह दुबला पतला और गंजा था, लेकिन दिखने में सौम्य इंसान लगता था। उसकी प्यारी सी आंखें
भीतर को धसी हुई थी। यह इंसान और कोई नहीं बल्कि मेरा सलाहकार विलियम शेक्सपियर था। मैंने उसका अभिवादन किया, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तभी अचानक मुझे अपने भीतर से एक आवाज़ सुनाई दी। अब हमें किनारे की ओर जाना था। ये आवाज़ सुनकर मैं और विलियम एक सुनसान सागर के तट की ओर बढ़ गए। सागर तट पर हमारी भेंट दूसरी सलाहकार सोफिया लॉरेंस से हुई। वह समुद्र में तैराकी कर रही थी और अभी अभी पानी से बाहर आई थी। पानी से भीगने के कारण उसकी टी शर्ट शरीर से चिपकी हुई थी। उसने मुझे अनदेखा कर दिया, लेकिन विलियम को देखकर वह खुश हो गई। दोनों हाथ मिलाकर बातें करने लगे और फिर वहीं रेत पर लेटकर बातों में मशगूल हो गए। जब अगले दिन कक्षा में गंभीरता से काम करने का समय आया तो सैम के ओरिएंटोलॉजिस्ट ने उसे फ्लोरिडा की 62 वर्षीय स्त्री का उदाहरण दिया। उस स्त्री के दोनों सलाहकारों को उससे ज़्यादा एक दूसरे में रुचि थी। उन्होंने खेल खेल में उस स्त्री की जांच तो कर ली, लेकिन फिर किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए वे वहाँ से चले गए। तो क्या सलाहकार उस स्त्री को सलाह दिए बिना ही चले गए? नहीं, दरअसल उस स्त्री का पेट ओझल हो गया था। सैम लिखता है कि उस स्त्री के पेट के स्थान पर गुलाबी नियॉन रंग की आंत नजर आ रही थी। बाद में उसे अपने ओरिएंटोलॉजिस्ट से पता चला कि वह स्त्री आंत के गंभीर रोग की वजह से अस्पताल में भर्ती थी। वास्तव में सलाहकार कौन है? माइंड कंट्रोल के छात्र के लिए उनके ये सलाहकार बिल्कुल सच्चे हो सकते हैं, लेकिन ये सलाहकार वास्तव में क्या हैं, इस बारे में हम यकीन से कुछ नहीं कह सकते। शायद ये उनकी अपनी कल्पना की एक छवि हो, या उनकी अंतरात्मा का एक स्वरूप, या फिर शायद इससे भी कुछ ज़्यादा। हम केवल इतना ही जानते हैं कि जब हम अपने सलाहकारों के साथ मिलकर काम करने लगते हैं तो हम दोनों के बीच का यह नाता अमूल्य और सम्माननीय हो जाता है। ईसा से 4 सदी पहले ग्रीक दार्शनिक सुकरात के भी एक सलाहकार थे, जो हमारे माइंड कंट्रोल के सलाहकारों जैसे नहीं थे। वे सलाहकार केवल चेतावनी देने आते थे। प्लूटो के अनुसार सुकरात ने कहा था कि बचपन से ही एक दिव्य स्वरूप के साथ मेरा नाता रहा है, जिसकी आवाज़ मुझे समय समय पर चिताती रही है, मगर उसने मुझे कभी यह नहीं बताया कि मुझे क्या करना चाहिए। एक अन्य लेखक जेनोफोन ने सुकरात के शब्दों में लिखा है कि आज तक वह आवाज़ कभी गलत साबित नहीं हुई है। आप जल्दी ही देखेंगे कि मानसिक स्तर पर अपनी प्रयोगशाला में काम करने वाला और अपने सलाहकार से पूरे विश्वास के साथ बात करने वाला माइंड कंट्रोल का छात्र अपनी और दूसरों की मदद करने की असीम शक्ति रखता है। माइंड कंट्रोल प्रशिक्षण के इस बिंदु तक आते आते उसे बात समझ में आ जाती है कि उसके पास असीम शक्ति है, लेकिन उसे अब तक इसका अनुभव नहीं मिला होता है। अगले दिन कुछ न कुछ घटने की पूरी उम्मीद होती है। हमारे वे माइंड कंट्रोल के छात्र भी इस बात को महसूस कर रहे होते हैं, जो दोबारा अभ्यास के लिए वापस आए हैं। अभी तक हर छात्र ने प्रशिक्षण के दौरान मिले हुए ज्ञान को सिर्फ अपने मन में अपनी कल्पना के बीच अकेले ही महसूस किया था, जबकि वह क्षण आ गया जब उसके प्रदर्शन को भी सभी देख सकें। मानसिक स्तर का अभ्यास। इससे पहले हमें 2 मानसिक स्तर के अभ्यास करने होंगे। इन दोनों अभ्यास में अपने दोस्त के शरीर का मानसिक परीक्षण करना है, ठीक उसी तरह जैसे पहले किसी पालतू पशु का परीक्षण किया था। बस इस बार यह परीक्षण और गहराई के साथ किया जाएगा। इसके पूरा होते ही छात्रों की जोड़ियां बना दी जाती हैं और फिर वे एक दूसरे के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हर जोड़े के एक सदस्य को साइको ओरिएंटोलॉजिस्ट और दूसरे को साइकिक ऑपरेटर कहा जाता है। साइको ओरिएंटोलॉजिस्ट शब्द को मैंने साइको ओरिएंटोलॉजी से लिया है। यह शब्द उन सभी चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता है जो हमारे माइंड कंट्रोल में की जाती है। इसका सीधा सा अर्थ है मन को निर्देशित करना। इस परीक्षण में साइको ओरिएंटोलॉजिस्ट अपने किसी जानकार इंसान का नाम, उसकी उम्र, उसका पता और उसकी शारीरिक बीमारी, ऐसी सभी सामान्य जानकारियां कार्ड पर लिखता है। साइकिक ऑपरेटर कभी कभी साइको ओरिएंटोलॉजिस्ट की सहायता से अपनी लेवल तक जाता है। शायद ऐसा
पहली और आखिरी बार है जब उसे निश्चित क्या करना है इस बारे में कम आत्मविश्वास होता है। जब वह ये संकेत देता है कि वह अपने लेवल पर तैयार है और अपनी प्रयोगशाला में अपने सलाहकार के साथ मौजूद है, तो साइको ओरिएंटोलॉजिस्ट उसे कार्ड पर लिखे इंसान का नाम, आयु, लिंग और उसके स्थान आदि के बारे में जानकारी देता है। अब साइकिक ऑपरेटर को उस इंसान के बारे में पता करना है जिससे उसकी कभी भेंट नहीं हुई और उसने आज तक उसके बारे में कुछ भी नहीं सुना। पहले प्रशिक्षण में सिखाई गई तकनीकों के अनुसार अपनी कल्पना शक्ति के उपयोग से साइकिक ऑपरेटर उस इंसान के शरीर की अंदर बाहर से जांच पड़ताल करता है। ज़रूरत पड़ने पर वह अपने सलाहकारों की भी मदद लेता है, या फिर यूं कहें कि शायद वह मानसिक स्तर पर उस इंसान से भी वार्तालाप करता है। साइको ओरिएंटोलॉजिस्ट आग्रह करता है कि यह अभ्यास शुरू होने के बाद साइकिक ऑपरेटर जिन बातों पर गौर करता है वे सारी बातें उसे तुरंत बतानी चाहिए, भले ही उसे ऐसा लग रहा हो कि वह केवल अनुमान लगा रहा है, तो भी उसे इस बारे में बताना चाहिए। यह अभ्यास का सत्र किस प्रकार का होता है यह आगे दिया गया है। आगे दिया गया उदाहरण एक सत्य घटना पर आधारित है। साइको ओरिएंटोलॉजिस्ट, यहाँ मैंने जॉन समर्स का नाम लिखा है। वह 48 वर्ष का है और एल्कार्ट के इंडियाना शहर में रहता है। 1, 2, 3 एल्कार्ट इंडियाना का जॉन समर्स अब तुम्हारे मन की काल्पनिक स्क्रीन पर आया है। उसे महसूस करो, उसका अनुभव करो, उसका मानसिक चित्रण करो, उसकी कल्पना करो, उसकी रचना करो, उसे जानो और यह मान लो कि वह वहीं पर है। अपनी समझ से उसके शरीर को स्कैन करो। तुम जानते हो कि उसके शरीर में सिर, हाथ और पैर कहाँ हैं। ऊपर से नीचे तक पूरे शरीर का कुछ पलों के लिए निरीक्षण करो। इस तरह जॉन समर्स के शरीर की पड़ताल करते हुए अपनी कल्पना से उसके शरीर के 3 प्रमुख आकर्षक स्थान का चुनाव करो। स्कैनिंग की दर को 1 अंक प्रति सेकंड बनाए रखो और जो स्थान आकर्षक लगे उसके बारे में मुझे बताओ। तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये सब केवल कल्पना है, मगर फिर भी तुम्हारे मन में जो भी आए उसे बताते रहो। साइकिक ऑपरेटर, वह अपने दाएं कंधे को थोड़ा झुकाता है, थोड़ा आगे भी करता है। बाकी सब ठीक है, पर हो सकता है कि उसके दाएं टखने में कोई परेशानी हो। चलो छाती के भीतर देखते हैं। सब कुछ गर्माहट से भरा हुआ है। सब ठीक है, बस दाएं कोने में हल्की सी ठंडक दिख रही है, ठंडा और गहरा भी। इसका दायां फेफड़ा खराब हो चुका है, दिखाई भी नहीं दे रहा है। उस टखने पर कुछ नहीं है। बाकी सब ठीक है, बस एक हल्की सी सफ़ेद रेखा दिखाई दी। नमी के मौसम में टखने में दर्द होता है। पहले कभी इस टखने की हड्डी टूटी होगी। अभी मैं इतना ही अनुमान लगा सकता हूँ। ओह ठहरो, मेरी महिला सलाहकार मुझे कुछ दिखाना चाहती है। वह जॉन समर्स के कानों के पीछे एक जगह संकेत दे रही है। ओह, वहाँ तो भयंकर गहरे घाव है। उसका ऑपरेशन हुआ है। बहुत गहरा। बस हो गया। साइको ओरिएंटोलॉजिस्ट, बहुत खूब। उसका दायां फेफड़ा खराब है और उसके कान के पीछे गहरे घाव का निशान है। मुझे टखने की कोई खबर नहीं है। जॉन समर्स के दाएं फेफड़े और कान के पीछे वाले घाव के बारे में तुमने जो बताया उस पर फिर से एक बार सोचो। उस समय की अपनी भावनाओं का फिर से अनुभव करो और जब भी किसी ऐसे ही मामले पर तुम काम करोगे तो इसी भावनाओं को संदर्भ बिंदु के तौर पर उपयोग में लाना। कुछ समय उपरांत साइकिक ऑपरेटर बीटा अवस्था में लौट आता है। उसने कहा, ओह, ये तो वाकई अद्भुत था। बेशक यह अद्भुत अनुभव है। यह ऐसा अनुभव है जो हर उस चीज़ को लांघ जाता है जो हमने इस संसार में अनुभव की है। हालांकि मैंने जो उदाहरण बताया उसमें ऐसा कुछ भी नहीं जिसे आप अजीब मान सकें। शुरुआत में कुछ लोग पहले केस में ही कुछ गलतियां कर बैठते हैं। कुछ लोग 2-3 केस में भी गलतियां करते हैं, लेकिन दिन के अंत तक लगभग सभी को इसका अनुमान हो ही जाता है कि यह बस एक संयोग मात्र नहीं है। कुछ न कुछ तो ऐसा ज़रूर है जो इसके पीछे काम कर रहा है। प्रशिक्षित कल्पना। आमतौर पर
हम यह मानकर चलते हैं कि कल्पना मूर्खता की जननी है। अक्सर ऐसा होता है, लेकिन विश्व में होने वाली रचनात्मक निर्मिति प्रशिक्षित कल्पना से ही होती है। यहाँ तक कि साइकिक परिणाम भी प्रशिक्षित कल्पना शक्ति से ही मिलते हैं। जब माइंड कंट्रोल छात्र पहली बार साइकिक यानी अतीन्द्रिय संवेदनी के सहारे काम करता है तो उसे लगता है कि वह जो भी देख रहा है वह उसकी कल्पना मात्र है। यही वजह है कि ओरिएंटोलॉजिस्ट उससे कहता है कि आप अपनी बात करते रहें, भले ही आपको ऐसा लगे कि आप केवल कल्पना कर रहे हैं या बातें बना रहे हैं। अगर वह छात्र बोलना बंद कर देगा तो उसका तार्किक मन उसे अपने तर्कों में उलझा लेगा। फिर वह चाहकर भी अपनी साइकिक शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाएगा। हमारे रोज़मर्रा के जीवन में अक्सर यही तो होता है। पहले सफल प्रयोग के बाद ही माइंड कंट्रोल का छात्र यह जान जाता है कि वह केवल कल्पना ही नहीं कर रहा, वह कल्पना के साथ अपने मन में आने वाली पहली बात पर भरोसा करना सीख रहा है। यह उसका अपना साइकिक उपहार है। संसार में जो भी सक्रिय है वो पूरी तरह कुदरती नियमों पर आधारित होता है। हमारे मन की सीमा केवल दिमाग तक नहीं बल्कि उससे कई आगे तक है। उस तक अपने प्रभावशाली पहुंच बनाने के लिए उसे इच्छा, विश्वास और उम्मीद के साथ प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अपने पहले केस के दौरान माइंड कंट्रोल के एक औसत छात्र से ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। उसे ESP के विषय पर थोड़ी बहुत जानकारी होती है, लेकिन उसके जीवन भर के अनुभवों से यही साबित होता है कि ESP उसकी अपनी क्षमता नहीं होती बल्कि किसी और की क्षमता होती है। उसका ये वहम दूर होने के बाद जब वह अलग तरह से काम करना सीख लेता है या अपने पहले केस में सफल हो जाता है तो उसकी उम्मीदें बढ़ जाती है और फिर वह इसी रास्ते पर निकल पड़ता है। कुछ ही घंटों बाद 8-9 सफल केस उसके पास होते हैं और वह माइंड कंट्रोल ग्रेजुएट बन जाता है। मैंने छात्रों को बार बार सही ढंग से रोग का निदान और उपचार करते देखा है। मिडनाइट पत्रिका के बिल स्टार ने 19 नवंबर 1973 के अपने आलेख में लिखा है कि माइंड कंट्रोल प्रशिक्षण आपकी मानसिक शक्तियों को निखार सकता है। इस आलेख में उन्होंने अपने एक ऐसे केस का वर्णन किया है जिसके बारे में उनका अनुमान था कि उसमें रोग का पता लगाना बेहद कठिन है, क्योंकि कक्षा में उसके समेत उस रोग के बारे में कोई नहीं जानता था। उस दिन एक माइंड कंट्रोल प्रशिक्षण में ग्रेजुएट हुए मिस्टर थॉमस अस्पताल में अपने बेटे से मिलने आए थे। उसी कमरे में एक अन्य मरीज भी था। थॉमस को उस मरीज के नाम के अलावा कुछ भी पता नहीं था। उस मरीज के बारे में साइकिक ऑपरेटर से जो पता लगा वो इस प्रकार था। मरीज की दाईं टांग लगभग ग्रस्त थी, बाजू और कंधों में जकड़न थी और रोग के कारण रीढ़ की हड्डी में भी कुछ परेशानी थी। इसके अलावा मरीज का गला सूजा हुआ था और आंतों में भी सूजन आ गई थी। वह 5 फीट 9 इंच का था और उसका वजन 100 पाउंड का था। उधर अस्पताल में मिस्टर थॉमस को पता चला कि मरीज बचपन में पोलियो का शिकार था। वह व्हील चेयर से गिर गया था, इसलिए उसकी दाहिनी ओर से कमर की हड्डी टूट गई थी। माइंड कंट्रोल के छात्र ने सब कुछ सही ढंग से बताया, लेकिन गले की सूजन और आंतों में परेशानी वाली बीमारी उस मरीज को नहीं बल्कि मिस्टर थॉमस के बेटे को थी। कई बार निशाना चूकने की संभावना रहती है, पर अभ्यास की मदद से इस कमी को दूर किया जा सकता है। निरंतर अभ्यास से ही एक साइकिक ऑपरेटर आसानी से वस्तुओं और लोगों से संपर्क साध सकता है। एक गायक अभिनेता का अनुभव। न्यूयॉर्क के एक गायक अभिनेता डीक माजा अपनी आय बढ़ाने के लिए प्रकाशकों और लेखकों की पुस्तक की हस्तलिपियाँ टाइप करने का कार्य करते हैं। एक दिन उनके पास की एक हस्तलिपि कहीं खो गई। उस हस्तलिपि को ढूंढने के लिए उन्होंने अपने पहचान के माइंड कंट्रोल के छात्र को फ़ोन किया। डीक को इतना याद आ रहा था कि जब वह एक नाटक की रिहर्सल के लिए चर्च के ऑडिटोरियम में जा रहा था, तब तक वह हस्तलिपि उसके पास ही थी। उसी समय ताबूत बनाने वालों का एक दल वहां से वापस जा रहा था। वह हस्तलिपि एक सफ़ेद लिफाफे में थी जिस पर डीक का नाम लिखा हुआ था और उसके पते के साथ रूस शब्द भी लिखा हुआ था। माइंड कंट्रोल के उस छात्र के पास 2 सलाहकार थे।
उसमें से महिला सलाहकार गूंगी थी, जो उसके सवालों पर हाँ या ना में गर्दन हिलाकर या फिर संकेतों की भाषा में जवाब देती। पुरुष सलाहकार उसकी बात को समझाने में मदद करता और अक्सर बीच में अपनी सलाह भी जोड़ देता। माइंड कंट्रोल के छात्र ने डीक की बताई हस्तलिपि का मानसिक चित्रण किया। अपनी कल्पना में उसने देखा कि वह हस्तलिपि एक सामान से भरे डेस्क पर कागजों के ढेर के बीच रखी है। छात्र ने महिला सलाहकार से पूछा, क्या पांडुलिपि सुरक्षित है? उसने हाँ में गर्दन हिला दी। क्या चर्च में आया ताबूत बनाने वालों का वह दल उसे ले गया है? नहीं। क्या वह डेस्क चर्च में है? नहीं। क्या वह जल्दी मिल जाएगी? हाँ। किसके पास है? महिला सलाहकार ने उस माइंड कंट्रोल के छात्र की ओर संकेत किया तो वह चौंक गया। मेरे पास? तब पुरुष सलाहकार ने आगे आकर कहा, नहीं, इनका कहने का मतलब है कि तुम्हारी आयु के किसी इंसान के पास वह हस्तलिपि है। उस इंसान ने एक युवती को उसके कागजात वापस ऑफिस में उसकी मेज पर रखने के लिए कहा था। उस समय वह इंसान अपने कुछ छात्रों के साथ दावत मनाने जा रहा था। उसी की मेज पर वह हस्तलिपि रखी है, लेकिन आप चिंता न करें, क्योंकि जब वह इंसान उस हस्तलिपि को देखेगा तो उसे डीक को वापस भेज देगा। 2 दिन बाद ताबूत निर्माण संस्था के डीन ने डीक को फ़ोन करके हस्तलिपि के बारे में बताया। उन्होंने डीक से कहा, ग्रेजुएशन का कार्यक्रम पूरा होने के बाद मैंने अपनी सेक्रेटरी से कहा था कि वह यहाँ पर पड़े हुए सारे कागजात उठाकर ऑफिस में मेरी मेज़ पर रख दे। उसी समय पर मुझे अपने ग्रेजुएट हुए छात्रों के साथ दावत पर जाना था। आज ऑफिस में आने के बाद मेज़ पर आपकी हस्तलिपि मुझे दिखाई दी। ऐसा कई बार होता है कि हम अपने केस में विचारों के स्थानांतरण के अलावा कुछ नहीं करते। मैंने आपको खराब फेफड़ों वाले जॉन समर्स नाम के इंसान का जो उदाहरण बताया, वह एक सच्ची घटना है। शायद आपको उसके बारे में एक अन्य बात याद आ रही होगी। उसका टखना टूटा हुआ था, लेकिन वास्तव में उसका टखना टूटा हुआ नहीं था। ओरिएंटोलॉजिस्ट ने उसके कान के ऑपरेशन और फेफड़े के बारे में तो उसे बताया था, मगर उसका टखना वाकई में टूटा हुआ है या नहीं, इसके बारे में वो खुद भी नहीं जानता था। इसलिए उसने कहा कि इसके बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं थी। बाद में उसी मरीज ने इस बात का खुलासा किया कि उसने बताया कि कई साल पहले मेरा टखना टूटा था और अक्सर नमी वाले मौसम में दुखा करता था। दरअसल विचारों का स्थानांतरण उस तरह नहीं होता जैसा हम समझते हैं। उस मरीज के टूटे टखनों का विचार ओरिएंटोलॉजिस्ट के दिमाग में नहीं था, क्योंकि यह बात उसके केस में शामिल नहीं थी। आप कह सकते हैं कि शायद यह बात उस मरीज के मन में रही होगी। ऐसा भी हो सकता है। एक और मामला, एक छात्र ने अपने केस के दौरान रिपोर्ट दी कि एक महिला की कोहनी पर हड्डी टूटने की वजह से निशान है। ओरिएंटोलॉजिस्ट को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसने महिला से पूछा तो वह बोली कि आज तक कभी मेरे साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिससे मेरी कोहनी की हड्डी टूटे। फिर कुछ दिन बाद उस महिला ने अपनी माँ से इस बारे में बात की, जिससे पता चला कि जब वह महिला 3 साल की थी तब एक घटना में उसके हाथ की हड्डी टूटी थी। क्या यह विचारों का स्थानांतरण या विचारों को पढ़ना है? अगर किसी का जीवन दांव पर लगा हो तो उसके द्वारा जाहिर होने वाली साइकिक ऊर्जा बहुत मजबूत होती है। यही वजह है कि नैसर्गिक ईपीएस की कई केस दुर्घटना और अचानक होने वाली मृत्यु के बारे में होती है। यही वजह है कि हमारे अभ्यास के अंतिम चरण में हम गंभीर रोगियों के साथ काम करते हैं। पूरी ईमानदारी से अपने मरीज के केस पर अभ्यास करने वाला माइंड कंट्रोल का ग्रेजुएट दुर्बल से दुर्बल मानसिक संकेतों को पकड़ना सीखता है। यह अभ्यास करते करते वह उस मोड़ पर आ जाता है जहाँ से वह अपने मन में किसी भी इंसान से संपर्क साधने में सक्षम हो जाता है, भले ही वह व्यक्ति मुसीबत में हो या ना हो। अभ्यास करने पर हम इसमें और संवेदनशील बन सकते हैं। अपने शुरुआती प्रयोगों के दौरान मैंने सीखा
कि बच्चे वयस्कों की तुलना में साइकिक योग्यता का कई बेहतर प्रदर्शन करते हैं। क्या संभव है और क्या असंभव, इस बीटा के दृष्टिकोण का उन पर कम प्रभाव होता है। हालांकि अब उनकी वास्तविकता यानी सत्य की समझ इतनी विकसित नहीं हुई होती कि वे केवल तार्किक लगने वाली बातें ही कर सकें। एक और उदाहरण, जब माइंड कंट्रोल कोर्स के बुनियादी नियम तय हो गए तो अब तक बताए गए सारे केसेस के अभ्यास सत्रों का निर्माण करने के लिए मैंने एक प्रयोग किया था। जैसा कि आप आगे देखेंगे कि मेरी शुरुआती तकनीकें वर्तमान में इस्तेमाल होने वाली तकनीकों से बिल्कुल अलग थी। जिमी और टिमी नाम के 2 बच्चों को मूलभूत प्रशिक्षण दिया गया था। मैंने उन्हें अलग अलग कमरों में बैठने के लिए कहा। दोनों के पास एक एक प्रयोगकर्ता था जो वर्तमान के ओरिएंटोलॉजिस्ट जैसा था। जिम से कहा गया कि वह अपने लेवल पर जाए और अपनी कल्पना में किसी चीज़ का निर्माण करना शुरू कर दे। इसी दौरान दूसरे कमरे में मौजूद टीमी से कहा गया कि वह अपने लेवल पर जाकर देखे कि जिमी क्या कर रहा है। उधर जिमी अपने प्रयोगकर्ता से कह रहा था कि मैं एक छोटा सा ट्रक बना रहा हूँ। वह ट्रक हरे रंग का है जिस पर लाल पहिए हैं। दूसरे कमरे में टिमी के प्रयोगकर्ता ने पूछा, जिमी क्या कर रहा है? टिमी ने कहा कि इस समय वह एक नन्हा सा खिलौना बना रहा है। ज़रा विस्तार से बताओ। वह हरे रंग का ट्रक है जिस पर लाल पहिए लगे हैं। हम अपनी कक्षा में वयस्कों के साथ जिस स्तर पर काम करते हैं उसकी तुलना में यह केस वर्क बहुत सूक्ष्म और कठिन होता है। एक नन्हे बच्चे जैसा बनने के लिए बहुत अभ्यास करना होता है। यही सच है।